चलिए, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटी का टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला चैप्टर है कि इंडियन पॉलिटी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास की बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे, उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले आगे आने वाली वीडियो में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे हमारा पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें होगा संवैधानिक विकास, प्रस्तावना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी। फ्रेंड्स, राइटिंग के लिए प्लीज फॉरगिव मी, हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है पेन टाइप पे। उसके बाद संविधान के बारे में सामान्य जानकारी कि शेड्यूल कितने हैं और हमारे स्रोत क्या हैं संविधान के, और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं संविधान के। जो संघ है यूनियन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राज्य स्टेट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विधायिका, राज्य की विधायिका पढ़ने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स ये हो गया। स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे हम लोग, पंचायत और विशेष उपबंध, राजभाषा और मिसलेनियस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल जो आज का लेक्चर है वो फ्रेंड्स वो बेस्ड है संवैधानिक विकास पे, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बैकग्राउंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि एक तरीके से देखिए समझते हैं कि चीज़ों का विकास कैसे होता है, फिर जब जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो एक व्यवस्था की मांग कैसे बढ़ती है। आइए समझते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है, मनुष्य पहले आदिमानव था। मनुष्य जो पहले था वो आदिमानव था, और सबसे पहले वो कच्चा मांस और जानवर की तरह खाता था कच्चा मांस। उसके बाद उसने आविष्कार किया आग का आविष्कार किया, तो मांस को पका के खाना शुरू किया। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद धातु का आविष्कार हुआ, औजार का आविष्कार हुआ। धातु के आविष्कार में तांबा, कांसा, लोहा, इन सब का आविष्कार किया मनुष्य ने, और औजारों का आविष्कार किया। तो उसके बाद खेती का विकास हुआ। जब खेती का विकास हुआ तो मनुष्य ने एक जगह रह के खेती करना स्टार्ट किया, उससे स्थायी निवास का विकास हुआ। और जब खेती आई तो उसके बाद सरप्लस प्रोडक्शन का भी होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा। तो उसके बाद जब अधिशेष उत्पादन होता है तो उसके बाद देखते हैं कि हमें संपत्ति के वितरण की भी मांग बढ़ती है ना। तो संपत्ति के वितरण में आपस में लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। तो उसके लिए सुरक्षा की मांग बढ़ती है। तो इस तरीके से व्यवस्था एक लाई गई, एक निश्चित भूभाग के लिए एक व्यवस्था लाई गई, और यही से संविधान का उत्पत्ति होता है कि एक दस्तावेज जो होता है जिसमें स्थानीय शासन और प्रशासन की बात की जाती है ना, कि कैसे करना है, वही संविधान। तो ये एक तरीके से जो एवोल्यूशन है हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि देखिए संविधान की जो एक मूल परिभाषा देख लें कि किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज होता है संविधान, ठीक है। और संविधान का निर्माण देखते हैं कि कैसे हुआ। तो संवैधानिक विकास की बात करें तो 1773 जो ईयर है हमारा, से लेके 1950 तक संविधान का विकास होता चला गया, ठीक है। तो अब इस संवैधानिक विकास के भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और दूसरा जो है क्राउन का रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था 1773 से 1858 तक था, और जो क्राउन का रूल था वो 1858 से लेके 1950 तक था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो था 1757 में क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुआ, और 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिल गया। अब उस दीवानी के अधिकार में क्या हुआ, अंग्रेजों के अंदर करप्शन व्याप्त हो गया। जब वो करप्शन करने लगे तो एक तरीके से उनकी स्थिति कमजोर हुई। जब स्थिति कमजोर हुई तो उनको और भी फंड की आवश्यकता हुई। तो इस फंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अप्रोच किया। तो वहीं से ब्रिटिश सरकार ने इनके जो करप्शन की जो एक्टिविटी थी उसको सबको
एक तरीके से एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद में करप्शन व्याप्त है, इनके पास इतनी पैसे कमी हो गई है, तो क्यों ना इनको रेगुलेट किया जाए। तो वहीं से रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। उसके बाद जो जो एक्ट आते हैं एक बार बस ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देन 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। देखिए जो चार्टर एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आते हैं, और जो भारत शासन अधिनियम होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है कि 1858 से लेकर 1950 का जो शासन जो टाइम पीरियड है उसके बीच में भारत शासन अधिनियम आता है। और जो चार्टर एक्ट है 1773 से लेके 1858 के पहले मतलब 1813, 1833 और 1850 का जो चार्टर एक्ट आया, जो कंपनी का जो रूल था उसके टाइम पे आया ये। उसके बाद से यहाँ पे 1857 की क्रांति ही हो जाती है, 1857 का जो महान रेवोल्यूशन है वो हो जाता है। उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, फिर 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट आता है, 1919 का मॉन्टेग्यू चिल्फोर्ड एक्ट आता है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ये जो सारे एक्ट है एक बार हमने इसको देख लिया है फ्रेंड्स। अब आइए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में कि किस एक्ट के क्या प्रावधान थे। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपनी का जो रूल था 1773 से लेके 1853 का जो चार्टर एक्ट था उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। पूर्व कहें तो इंडिया के साथ, और स्टार्टिंग में ये केवल 15 साल के लिए था ये वैलिड, बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। तो इसके बाद देखते हैं कि 23 जून जो जो मुख्य घटनाक्रम हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व किया था। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बंगाल, अवध और मुगल के बीच ये तीनों एक साथ रहते हैं, बंगाल, अवध और मुगल, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी अपोजिशन में थी। इसका नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करते हैं। देखते हैं अब उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, है ना। इसमें क्लाइव की अहम भूमिका होती है ना। अब इसके तहत जो है बंगाल में डुअल सिस्टम लाया गया। बंगाल में डुअल सिस्टम वाज स्टार्टेड, इलाहाबाद ट्रीटी जो होती है उसमें। अब डुअल सिस्टम में क्या था कि देखिए दीवानी अधिकार और जो व्यय वाला हिस्सा था, तो दीवानी मतलब कि जो आय का हिस्सा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन का, और जो व्यय मतलब सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से व्यय का जो जिम्मेदारी दिया गया वो नवाब को दिया गया, है ना। अब देखिए फाइनली यही जो जो ये डुअल सिस्टम था इसको समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी अधिकार मिल गया था, है ना। तो दीवानी अधिकार से क्या हुआ? अंग्रेजों के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। तो भ्रष्टाचार से ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होती गई, उनको पैसे की और जरूरत पड़ी। जब वो पूरी तरीके से कमजोर हो गए तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अप्रोच किया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार एक एक्ट पास करती है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 करते हैं, 1773 कहते हैं। तो उस समय देखिए पीएम कौन था? लॉर्ड नॉर्थ थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और बंगाल का गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बोला गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। अब देखिए अब ये सवाल जो है पुराना हो गया है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये कभी कभी कहीं पूछ सकता है, लेकिन अब लगता नहीं कि शायद किसी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन फिर भी वी मस्ट नो दैट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, और उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्प्रे, ये थे पहले चीफ जस्टिस। और बंगाल में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे,
तो ये थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमको पता होने चाहिए थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें पीएम कौन थे? विलियम पिट, है ना। इसमें कार्यों का पृथक्करण क्या है? राजनीतिक कार्य एक नंबर, और दूसरा जो है व्यापारिक कार्य। देखिए व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल, इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। कॉमर्शियल से याद रखिए सीओडी, यहाँ कॉमर्शियल सी, यहाँ भी सी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कमर्शियल जो कार्य थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी जाती है 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जिसमें देखिए शिक्षा की बात की जाती है कि शिक्षा पे 1 लाख रुपया व्यय किया जाता है। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिल जाती है धर्म प्रचार के लिए भारत में। देखिए फ्रेंड्स ये सारे के सारे टू द पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि वी मस्ट नो। इसी तरीके से जो अगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसमें एक विधि आयोग की गठन की गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, और दास प्रथा को समाप्त किया गया। और दास प्रथा का उन्मूलन पूरी तरीके से 1843 में एलिन बरो ने किया। 1843 में लॉर्ड एलिन बरो ने किया। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स 1853 के चार्टर एक्ट पे, है ना। इसमें सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक तरीके से उसका द एंड हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा क्राउन का शासन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 से लेकर 1950 के क्रियाकलापों पर ध्यान रखते हुए उन पे प्रकाश डालेंगे, और उसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें लगता है कि इसमें कुछ छूट गई है या फिर नेक्स्ट जो टाइम पीरियड चलेगा एरा क्राउन का उसमें कुछ छूटी है उनको और भी एनरिच करेंगे, और एकदम शॉर्ट तरीके से शॉर्ट फॉर्म में और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।